हेलो फ्रेंड। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे आरआरबी जेई का फॉर्म फिल कर चुके होंगे और बहुत लोग अभी भी आरआरबी जेई का फॉर्म कहाँ से फिल करें, इसके लिए बहुत लोगों अभी भी डाउट में होंगे। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए या फिर कहाँ से नहीं भरना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है पहले उसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन में देखिए आप पेज नंबर 41 पे जैसे आएंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्वालिफिकेशन को लेके। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन इन द सेंस का मतलब कि इलेक्ट्रिकल वाले जो है वो मैकेनिकल वाले पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आपका मैकेनिकल वाले पे भी कर सकते हैं और इस पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर आइए एक सेकेंड। यहाँ पे आपको 41 वाला जो पेज है यहाँ पे आप देख लीजिएगा। मैकेनिकल का जो पोस्ट है आपका यहाँ पे मैकेनिकल का यहाँ पे भी आपको 3 इयर्स ये 2 पोस्ट छोड़ दीजिएगा, ये 2 आपके लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल को अलाउ नहीं किया हुआ है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल वाले में तो 3 इयर्स डिप्लोमा है ही आपका। यहाँ पे देखिए 3 इयर्स डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी पोस्ट है। और देखिए सिविल वालों में सिर्फ सिविल वाले ही अलाउ हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग सिविल का छोड़ देते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से मैकेनिकल का स्टार्ट होता है। तो मैकेनिकल में भी जो है आपका 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है जिसमें या तो मैकेनिकल वाले भी हैं और इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं। तो आपको ये बताने का इन द सेंस ये है कि इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल वाले भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें स्टेशन ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए 3 ईयर डिप्लोमा दिया हुआ आपका इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में भी। तो आपको पहला ये थोड़ा सा माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रिकल वाले जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इस बेसिस पे आपको पता चल गया। उसके बाद हम लोग लास्ट में अभी बात करेंगे कि आपको पोस्ट कौन कौन सा सिलेक्ट करना है, मतलब आर्डर जो है वो कैसे आपको चूज करना है। चलिए पहले थोड़ा सा किसी भी एक जोन का हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, किस बेसिस पे आपको करना है। जैसे ये मान लीजिए आरआरबी अहमदाबाद का है। मैं एक ही बात बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइप के स्टूडेंट होंगे। पहले टाइप के स्टूडेंट की हम वो बात करते हैं। पहले ऐसे कैंडिडेट जो ये सोचते हैं कि मतलब उनको अगर ये कॉन्फिडेंस है मैं CBT 1 में 75 प्लस ला सकता हूँ। हालांकि उनको अगर ये कॉन्फिडेंस है कि CBT 1 में अगर वो लोग 75 प्लस ला सकते हैं तो ईजिली आप जो है किसी भी जोन को प्रीफर कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि लास्ट ईयर का जो भी कट ऑफ है उसके बेसिस पे हम लोग आइडिया नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 75 प्लस मतलब इससे मिनिमम नहीं, इससे ऊपर आप चले जाइए अलग बात है। 75 मिनिमम बता रहा हूँ, इतना आपको मतलब होता है ना एक अंदर से कि हाँ इतना मतलब श्योर है। और बहुत ऐसे भी कैंडिडेट होंगे कि जिनको लगता होगा नहीं 55 भी हम ला सकते हैं। ये मतलब एक होता है आपका कॉन्फिडेंस मिनिमम कि इतना हम ला सकते हैं। तो पहले ऐसे कैंडिडेट की हम बात करेंगे जो 75 मिनिमम ला सकते हैं, मतलब उससे ऊपर तो अलग बात है लेकिन मिनिमम 75 ला सकते हैं। तो आप लोग किसी भी जोन को प्रीफर कर सकते हैं। जैसे कि मुंबई में सबसे ज़्यादा है, सेकंड पे कोलकाता, तो इसमें आप रिस्क ले सकते हैं पहले ऐसे कैंडिडेट। और इसी में वैसे भी स्टूडेंट आ जाते हैं जो अदर किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं और वो बस एक आरआरबी जेई में भी मतलब फॉर्म फिल किए हैं। तो वैसे कैंडिडेट क्या होते हैं, पहले कैंडिडेट की बात हो गई कि जो लोग 75 प्लस नंबर ला सकते हैं वो किसी भी जोन को प्रीफर कर सकते हैं। दूसरे वैसे कैंडिडेट जो अदर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और उनकी जॉब कर रहे हैं मीन्स आखिर वो जॉब कर रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट, तो उनकी तैयारी रही होगी, तैयारी किए होंगे तभी उनका जॉब हुआ होगा गवर्नमेंट में। मीन्स उनकी तैयारी पहले हुई होगी, सब चीज़ उनको डायरेक्शन सब चीज़ क्लियर होगा। तो वो लोग 2-3 महीना भी अगर अच्छे से कर देंगे तो काफ़ी अच्छा मतलब उनका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जो नए कैंडिडेट है उनको तो अभी बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ता है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत दुनिया भर के बहुत सारे डाउट। तो जो लोग जॉब करते हैं ना वो अपने आसपास के एरिया में ही प्रीफर करते हैं। तो
दूसरे वैसे कैंडिडेट, पहले वैसे कैंडिडेट जो 75 प्लस नंबर ला सकते हैं, आप किसी भी जोन में रिस्क ले सकते हैं। दूसरे वैसे कैंडिडेट जो जॉब करते हैं वो ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि वो अपने आसपास एरिया को सिलेक्ट करते हैं। जैसे गोरखपुर हुआ आपका, इलाहाबाद हुआ, गोरखपुर हुआ आपका, इलाहाबाद हुआ, फिर पटना हुआ। तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे तैयारी यूपी और बिहार के मोस्टली बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी करते हैं, और अदर कहीं ना कहीं वो लोग पोस्टेड होते हैं। तो अगर मान लो सपोज दैट जो भी मतलब अलग अलग जो कैंडिडेट हैं, कोई किसी में पोस्टेड होगा, कोई अपर ग्रेड, मतलब नौकरी तो नौकरी है, लेकिन कोई छोटी मोटी में होगा, मतलब छोटा मोटा अगर नौकरी होगा तो वो तो चाहेगा ही कि भाई 4200 ग्रेड पे आ जाएं, 4600 ग्रेड पे आ जाएं, वो तो भाई उसकी सोच होगी। तो वैसे कैंडिडेट की पहले से जो है तैयारी रहती है, बस उनको डायरेक्शन, बस उनको मेहनत करना होता है, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर होता है उनका। तो गोरखपुर, इलाहाबाद, पटना हुआ, 3-4 जोन है जिसमें थोड़ा सा जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, मीन्स कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो वैसे कैंडिडेट जो होते हैं वो लोग ही आसपास का अपना एरिया सेलेक्ट करते हैं। तीसरे ऐसे कैंडिडेट जो जिनका टेक्निकल तो अच्छा है, लेकिन वो नॉन टेक थोड़ा सा उनका लगता है कि हाँ मतलब वो निकाल लूँगा, 50-55 हो जाएगा। तो उनके लिए जो है आपका, अगर बात करूँ तो ज़्यादातर आप लोग जो है साउथ की तरफ जा सकते हो। जो लोग लगता है कि मेरा नॉन टेक बहुत वीक है, मतलब हमको रिस्क नहीं लेना है, तो ज़्यादातर आप जो है साउथ की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन जो है काफ़ी कम होता है। 55 से लेके 65 के अंदर ही होता है आपका, इसके बीच में ही हो जाता है आपका। जैसे सिकंदराबाद हुआ, बेंगलुरु हुआ आपका, ठीक है, साउथ वाले जोन आप देख सकते हैं। तो तीसरे इस टाइप के कैंडिडेट, अब आपको इसमें ज़्यादा डाउट नहीं रखना है, ये तो आपको देखना ही है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। सपोज दैट हम यही मान के चलते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मतलब आपको पता चला, मतलब नॉन-टेक का जो भी आप तैयारी करते होंगे या फिर जो भी होगा, उसके बेसिस पे आपको आइडिया होगा ही कि हाँ मेरा मतलब नॉन-टेक में इतना CBT 1 में ला सकता हूँ। वैसे मैं अलग से भी एक नॉन-टेक का बताऊंगा कि CBT 1 में कैसे बढ़िया स्कोर करना है सभी मतलब सब्जेक्ट पे, मतलब मैथ में कितना आप कर सकते हो और कहाँ कहाँ से रेफरेंस लेना है, तो उसके लिए अलग से बताऊंगा। यहाँ पे बस आपको किस जोन में भरना है और आपका जो पोस्ट का जो प्रेफरेंस है वो किस ऑर्डर में रखना है, ये सारे डिटेल थोड़ा यहाँ पे हम बात करेंगे। तो CBT 1 में वैसे कैंडिडेट जो कहीं से भी फर्द हैं, अगर 75 प्लस ला सकते हो आप। दूसरे वैसे कैंडिडेट जो अदर किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग अपने आसपास का एरिया भरें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ज़्यादा दूर जाने का आपका। तीसरे वैसे कैंडिडेट जिनका थोड़ा बहुत नॉन-टेक वीक है, उनको लगता है कि 50-55 घींच घाँच के ला दूंगा, तो फिर आप लोग साउथ की तरफ जा सकते हो। लेकिन इलाहाबाद, गोरखपुर, पटना, अजमेर, ये सब आप रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि अदर कोई ना कोई किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, तो वो लोग ज़्यादातर वो करते हैं, आपका वो लोग भी अप्लाई करते हैं। ये आपको देखने के साथ साथ आपको यहाँ पे वो चीज़ देखना है कि आपको जो है किस मतलब कैसा वर्क प्रोफाइल चाहिए, क्योंकि सपोज दैट मान लो नौकरी तो मिल गई, लेकिन उसमें आपको ये भी देखना है कि भाई किस तरीके का आपको काम करना है। तो थोड़ा सा हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस पे हम लोग थोड़ा सा एक नज़र ले लेते हैं आपका। तो पोस्ट प्रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे बेस्ट जो है वो DMS है आपका। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इतना तो आपने देख लिया। अब सेकंड अहमदाबाद को लेके मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल का देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, TRD का है, वर्कशॉप का है, जनरल सर्विस का है यहाँ पे आपका जो पोस्ट है। फिर यहाँ से देखिए मैकेनिकल का स्टार्ट होता है आपका, मैकेनिकल का ये है आपका, और नीचे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है यहाँ पे आपका। एक चीज़ मैं बता दूंगा, उसके बेसिस पे आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टोर का है, तो इसमें सब लोग मतलब अप्लीकेबल होते हैं। और ये अगला जोन है आपका RRB अजमेर का। तो मैं एक ही जोन को लेके बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि सब जोन का एनालिसिस करना मतलब कोई मतलब नहीं है। तो सिविल वालों को छोड़ दीजिएगा, सिविल वाले में तो आप अप्लाई कर नहीं सकते हो, तो सिविल को आपको साइड में रखना है। जितना मैंने ट्रिक मारा है उतना पे आपको ध्यान रखना है। अब RRB अहमदाबाद को एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ कैसे। सपोज दैट मान लो मैं OBC का कैंडिडेट हूँ, तो मैं देखूंगा अहमदाबाद में OBC के 4 सीट हैं आपके जनरल सर्विस में, तो मैं इसको रखूंगा, मतलब आर्डर में सबसे ऊपर रखूंगा। अभी आर्डर कैसे सेलेक्ट करना है वो भी बताऊंगा मैं। अब देखो यहाँ पे TRS का जो पोस्ट है आपका 0 है, तो मैं इसको
जीरो है तो भाई सिलेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, आप मत सिलेक्ट करिएगा। टीआरडी का देखिए आपका कितना है, आपका टीआरडी का सपोज दैट यहाँ पे आपका 7 है। इसी तरीके से आपको जो भी आप जोन में फिल कर रहे हो ना, तो ये भी आपको देखना है कि ओबीसी में मीन जो भी आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो वो भी देखना है कि किस में सीट है भी या नहीं भी है। ऐसा नहीं कि सीट 0 है अब आप उसी जोन में अप्लाई कर दो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैकेनिकल में कैरेज वैगन का यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है। यहाँ पे देखो 21 सीट है। तो अगर इसमें नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे ऊपर रखूँगा। अभी आर्डर कैसे सिलेक्ट करना है वो भी बताऊँगा, मतलब कैसे कैसे आर्डर रखना है। मीन्स कोशिश करिएगा कि जो इस मतलब जिस डिपार्टमेंट में 2, 4, 5 सीट है और वो डिपार्टमेंट अच्छा है, जैसे कि डीएमएस अच्छा है, ड्राइंग पोस्ट है, वर्कशॉप, ये सब अच्छे पोस्ट हैं, तो उसको आपको ऊपर रखना है। अब देखिए यहाँ पे मैकेनिकल वालों का 21 पोस्ट है, बताइए कितना अच्छा पोस्ट है यहाँ पे आपका। डिजाइन एंड ड्राइंग का यहाँ पे देखिए 3 पोस्ट है, और यहाँ पे देखिए 5। इस तरीके से आप देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। और देखो यहाँ पे स्टोर का आपका स्टोर का जो सीट है वो आपका 0 है। तो आपको ये बताने का सिंपल ये है कि जितना अलग अलग जोन में अलग अलग जो है बहुत सारे पोस्ट होंगे, किसी में ट्रैक मशीन होगा, किसी में नहीं होगा, तो उस पर आपको मतलब एनालिसिस कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको कैसे कैसे रखना है, आपको डीएमएस रखिएगा। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस जोन में डीएमएस है कि नहीं है, ठीक है। पहले डीएमएस सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद जो है ड्राइंग वाले पोस्ट जितने हैं उसको सिलेक्ट करिएगा, ड्राइंग वाले जितने पोस्ट हैं। उसके साथ वर्कशॉप अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। ये सब अगर आप लेते हो ना, तो इसमें शिफ्ट वाइज जो होती है, मतलब 1 शिफ्ट जॉब होती है, किसी किसी में 3 शिफ्ट की जॉब होती है। मीन्स इसमें क्या है कि उतना वर्कलोड नहीं होता है, आगे के लिए भी आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर आपका टीआरएस को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर सिग्नल, कुल मिला के धीरे धीरे इस तरीके से आप जितने भी डिज़ाइन और वर्कशॉप, डीएमएस, ये सब पोस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसको आपको ऊपर रखना है। लास्ट में जो ट्रैक मशीन है ना, इसको आप लास्ट में रखिएगा। अगर ट्रैक मशीन में क्या होता है कि बहुत वर्कलोड होता है, सैलरी भी अच्छी खासी होती है, 90 के से स्टार्टिंग है, और प्लस ऊपरी भी मान को चलो 45 से 50 हज़ार बन जाता है। तो पटना वालों में देखिएगा दोस्तों, पटना वाले में पूरा पूरा ट्रैक मशीन का ही पोस्ट है। तो जिसको लगता है कि भाई मैं इतना मतलब मेहनत कर सकता हूँ, वर्कलोड ले सकता हूँ, तो आप पटना वाले जोन में देख लीजिएगा। और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिएगा अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्टें हैं। तो यहाँ पे अजमेर अहमदाबाद की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे देखो, यहाँ पे डीएमएस नहीं है आपका, और जनरल से ये आपका वर्कशॉप है, वर्कशॉप को ऊपर रख लीजिएगा। और यहाँ पे मैकेनिकल वाला भी पोस्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे डिज़ाइन एंड ड्राइंग है, तो ये तो मस्त अच्छा पोस्ट है, इस पर आप जो है डिज़ाइन एंड ड्राइंग को प्रेफरेंस रखिएगा तो और अच्छी बात है। तो इसमें देखिए जितने भी ऑफिशियल वर्क हैं, जैसे कि डीएमएस हुआ, ड्राइंग पोस्ट हुआ, वर्कशॉप हुआ, टीआरएस हुआ, सिग्नल वाले जितने, ये सब आप ऊपर रखिएगा, ठीक है। इस सब आप ऊपर रखिएगा। ट्रैक मशीन, अगर जिनको लगता है कि नहीं मैं फील्ड वर्क नहीं कर पाऊंगा, उतना मेहनत नहीं कर पाऊंगा, तो आप ट्रैक मशीन को नीचे रखिएगा। तो इस बेसिस पे आप जोन सिलेक्ट कर लीजिएगा। जोन का मैंने बताया कि जोन कैसे सिलेक्ट करना है, इस बेसिस पे आप जोन सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज सीट देखना है भाई, कि उस वाले जोन में ओबीसी की सीट है भी या नहीं भी है। जिसमें अगर सीट नहीं है तो उसको आपको नहीं रखना है, उसमें प्रेफरेंस आर्डर में नहीं रखना है। और जिसमें सीट है, जैसे मान लो टीआरडी में सीट है, तो मैं इसको सबसे फर्स्ट पे रखूँगा, ठीक है। वर्कशॉप में इसको रखूँगा, जिसमें 0 सीट है उसको नीचे रखूँगा पहले, जिसमें सीटें हैं उसको पहले ऊपर रखूँगा। कैरी का बैकग्राउंड, इसका देखो आपका आरडी का आपका 21 पोस्ट है, काफ़ी अच्छा है। वर्कशॉप का यहाँ पे देखो 3 पोस्ट है। तो किसी किसी में 200 वर्कशॉप के 0 पोस्ट होंगे, किसी किसी में ट्रैक मशीन के 0 पोस्ट होंगे, किसी में डीएमएस के। तो अपना अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अजमेर का आप देख लीजिए, अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वर्कशॉप में आप देखिए, यहाँ पे अजमेर में वर्कशॉप का यहाँ पे जनरल का सबका 0-0 है भाई। तो ये सब अच्छा पोस्ट है, वर्कशॉप, डिज़ाइन एंड ड्राइंग, टीआरएस, ये सब अच्छा पोस्ट है। तो ये आप देख लीजिएगा कि किस जोन में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, उसमें सीट है भी नहीं कि है भी या नहीं है अपने कैटेगरी में। तो ये सब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि बस हवा में आपको जितना भी आप वीडियो देख लोगे उतना ही कम है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने किस जोन में अप्लाई करना है वो पहले जो मैंने आपको ऊपर बताया कंडीशन, उस बेसिस पे याद रखना।
मतलब सेलेक्ट कर लेना। और दूसरा कैटेगरी वाइज आपको देखना है भाई कि मैकेनिकल में जो वर्कशॉप में दे रहा हूँ तो उसमें न सीट है या नहीं है, तो ये आपको ऊपर रखना है। मतलब जितनी ज़्यादा सीटें होंगी उतने चांसेस आपके क्या होंगे, हाई होंगे। तो इसलिए जितनी जो अच्छा पोस्ट है उसमें आप फर्स्ट सेकंड ऐसे ऑर्डर रखिएगा, जिसमें सीटें कम है उसमें नीचे रखिएगा, क्योंकि जो ट्रैक मशीन है उसमें आप सबसे लास्ट में रखिएगा। तो कोशिश करिएगा डीएमएस हुआ, ड्राइंग पोस्ट और ये वर्कशॉप ये सब ऊपर रखिएगा, जो भी आप जोन से सेलेक्ट कर रहे हो। बाकी आप जो है इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें आप जो है अलग अलग जोन के जितने भी हैं आप पूरा देख लीजिएगा एक बार। जो आपका ये क्या बोलते हैं, जो नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है इसको अच्छे से एनालिसिस करिएगा, ठीक है। पहले तो जोन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में आपके सीट है भी या नहीं है। तो इस बेसिस पे जो है आप लोग अप्लाई करिएगा। और इसमें देखिए जितना ज़्यादा सोचेंगे फिर सोचते रह जाएंगे। कहीं कहीं बहुत सारे लोगों को जो है पोस्ट जो डिपार्टमेंट, मतलब बहुत लोगों को ये डिपार्टमेंट भी कोई मतलब नहीं, उनको बस जॉब चाहिए। तो आप जो है अगर जॉब चाहिए और तैयारी थोड़ा बहुत नॉर्मल है तो आप लोग ट्रैक मशीन वाला भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने इन द सेंस मतलब जो लोग 70-75 नंबर लाएंगे तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि ट्रैक मशीन मिले। और दूसरी चीज़ जो अदर कहीं जॉब करे वो भी नहीं जाना चाहेंगे ट्रैक मशीन इस हवाले में। तो और बाकी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बेरोजगार होंगे 4-5 साल से, उनको जॉब नहीं मिलती, तो चाहेंगे भाई कि कोई भी मिल जाए, मुझे बस जॉब करना है तो करना है। तो ये देखो बिलासपुर का है, यहाँ पे बिलासपुर में आप देखिए यहाँ पे सीटें हैं, सीट है ही नहीं आपका। तो ये सब ध्यान दीजिएगा कि इसमें सीट है या नहीं है। ऐसा नहीं कि बस आप सीट है नहीं बिना देखे आप अप्लाई कर रहे हो, सीट देख लीजिएगा है कि नहीं। यहाँ पे देखो ट्रैक मशीन के आपके 16 पोस्ट हैं, बाकी ओबीसी का 4 है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस कर लीजिएगा कि किसमें कितना है या नहीं है। ये पूरा अच्छे से आप जो है पीडीएफ का नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखो मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल का आपका देखो यहाँ पे सिर्फ तीन सीट है आपका, ठीक है। डिजाइन और ड्राइंग में एक सीट है, तो मीन्स काफ़ी कंपटीशन टफ है। एक सीट का मतलब आप समझ रहे होगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये पूरा यहाँ से इलेक्ट्रिकल का है, तो यहाँ पे देखो आपका देखो सीट भी कम है आपका, देखो एसी में है ही नहीं है आपका, ओबीसी में है सीट ही नहीं है, टीआरएस में देखो सीट ही नहीं है। तो ये सब आपको ध्यान देना है कि सीट है भी या नहीं भी है। जो हमको जैसे वर्कशॉप पे यहाँ पे देखो है 2 ही सीट है, टीआरडी में सीट ही नहीं है। तो बताओ जब सीट ही नहीं है तो फिर ये आरआरबी गोरखपुर भी सिलेक्ट करना एक तरीके से बेवकूफ़ी है। तो आपको अपना एक तरीके से डिपार्टमेंट भी देखना है, दूसरी डिपार्टमेंट वो भी देखना है आपका कैटेगरी वाइज। कोशिश तो आप करिएगा जंगल में फाइट करने की, मैं तो ये बोलूँगा, लेकिन फिर भी आपको अपना जो है कैटेगरी वाइज देखना है। यहाँ पे देखो मैकेनिकल का आप देख सकते हो, मैकेनिकल का आप यहाँ पे एनालिसिस करते हो कि यहाँ पे जो है किस मतलब यहाँ पे देखो डीजल एंड सील्ड वाले में 0 है आपका, आरडी वाले में भी 0 है। तो इस बेसिस पे आप एनालिसिस करिएगा। बाकी जितना भी आप वीडियो देख लेंगे उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। आपका जोन सेलेक्ट करना है, जोन किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है इसका मैंने बता दिया। और जो लोग भी अभी एवरेज होंगे, जो उनको लगता है कि मैं 50 से 60 नंबर ला दूंगा और वो चाहते हैं कि भाई किस तरीके से इसको 70+ नंबर लाया जाए, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पर जितने भी हैं रीजनिंग कैसे करना है, जीके करंट अफेयर कहाँ से करना है, मैथ कैसे करना है, जनरल साइंस कहाँ से करना है, तो उसके लिए भी बता दूंगा। मिनिमम मेरा मतलब ये टारगेट रहेगा कि 70 तक आप ला दोगे। अब बनाने को लोग तो 80-90 भी बताएंगे, लेकिन मेरा ये टारगेट रहेगा कि आप 70+ मतलब 70 तो ला ही दो किसी भी तरीके से, मतलब 70 आपको लाना ही है। वो किस तरीके से लाना है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपको जोन सेलेक्ट करना है, फिर अपना एक रेंज देखना है कि नॉन-टेक का मेरा रेंज कितना है, मतलब कितना ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। उस बेसिस पे आपको जोन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है कैटेगरी वाइज अपना सीट देखिएगा, सीट है भी नहीं। उसके बाद पोस्ट का जो प्रेफरेंस है वो मैंने बता दिया। ट्रैक और मशीन लास्ट में रखिएगा, जिनको बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना है, और ट्रैक मशीन जो है लास्ट में रखिएगा। बाकी और जितने भी पोस्ट हैं डिजाइन ड्राइंग वर्कशॉप ये सब थोड़ा अच्छा पोस्ट है, आपको ज़्यादा इसमें लोचा नहीं है। आप इजीली जो है अदर मतलब एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। आपको 3-4 पोस्ट जो जिस जोन में अच्छे 3-4 पोस्ट हों, जैसे वर्कशॉप डिजाइन जो बता रहा हूँ मैं, उसमें सीटें हो आप उसको सबसे टॉप पे रखिएगा। और बाकी जितने भी हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने हैं इसको पहले रखिएगा। मैकेनिकल के सपोज मान लो कोई जोन आप सेलेक्ट करो जिसमें मैकेनिकल का सीट कम है तो उसको नीचे रखिएगा, कोशिश करें, क्योंकि
उसमें मैकेनिकल के भी आपको काम करने होंगे, तो उतना आप नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। तो पहला इलेक्ट्रिकल का प्रेफरेंस रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल वाले डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज, तो उसको आप टॉप पे रखिएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को रखिएगा, फिर लास्ट में मैकेनिकल रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से भी अगर आपको कुछ सीखना चाहते हो उस बेसिस पे आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल को पहले रखिएगा, मैकेनिकल को लास्ट में रखिएगा, क्योंकि जॉब तो मिल जाएगा मैकेनिकल का भी, लेकिन आपको ज़्यादा काम जो है मैकेनिकल का भी करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको उतना कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ब्रांच से थोड़ा सा हटके हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपको किसी भी तरीके से इन सारी चीज़ों को आपको एनालाइज करके आपको किसी भी जोन को सिलेक्ट करके आपको फॉर्म फिल कर देना है। बस 2-4 जोन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि गोरखपुर हुआ, पटना हुआ और ये आपका इलाहाबाद हुआ, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। बाकी जो वीक है वो बाई साउथ की तरफ चले जाएं, जिनको कॉन्फिडेंस है नहीं मैं तो 55-60 अभी 55 का टारगेट है कि मतलब 55 अभी अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि 55 ला सकता हूँ, लेकिन आप सही डायरेक्शन में चले जाओगे तो 70 प्लस भी आ जाएगा। तो उसके लिए जो है 70 कैसे करना है इस सब के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अगर आप 70 प्लस ये सब अपने आप से लगता है कि नहीं मैं 70 प्लस भी टारगेट कर सकता हूँ, तो आप किसी भी जोन पे जा सकते हो, कोई मतलब वो नहीं है। और लास्ट में एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा कम वाले पोस्ट पे भी मत जाइएगा, जिसमें 80-50 पोस्ट है, तो सब में भी रिस्क लेना काफ़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि यहाँ पे सीट कम है, चलो रिस्क ले लेते हैं, कोई नहीं अप्लाई करेगा, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि अगर कोई ना कोई जो पहले से कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है तो अपने आसपास का एरिया सेलेक्ट करेगा, वो जिस बेसिस पे मान लो आसपास का जिसका एरिया होगा तो उसमें सीट कम होगी तो चाहेगा भाई हमको सीट से क्या लेना देना, हमको अपने आसपास के एरिया में जॉब करना है। तो ज़्यादा कम वाले सीट की तरफ भी नहीं जाना है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज इन द सेंस का मतलब कि आप 50-60 नंबर लाना मुश्किल है, तो आप सबसे लोअर वाले भी सीट पे मत जाइएगा, ठीक है। इसमें सबसे हाई वाले सीट को भी थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो और सबसे कम वाले सीट को भी इग्नोर करके मिडिल का जो भी सीट है आप वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। इसमें आप जितना सोचोगे जोन वाइज ये सब तो बहुत तामझाम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। बस आपको याद रखना है CBT 1 में 70 तक टारगेट रखो, जोन कोई भी हो, बस ये फाइनल यही है, जोन कोई भी हो 70 तक टारगेट रखो। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये जोन था, प्रेफरेंस था, इन सभी पे रिलेटेड बहुत लोगों को डाउट था। अलग से वीडियो आएगा CBT 1 में कितना बढ़िया स्कोर करना है, और CBT 2 के लिए तो मैं आपको सेशन चलेगा, उसमें जितना भी होगा मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि CBT 2 के लिए आपको 20 से 25 दिन ही मिलेगा, तो CBT 2 के लिए भी आपको साथ में ही लेके चलना होगा। ये ऐसा नहीं है कि CBT 1 को बस आप तैयारी कर रहे हो, CBT 2 आपको इग्नोर कर रहे हो, तो CBT 2 को भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 20 से 25 दिन ही मिलेगा, तो उसमें आप क्या कर पाओगे। इसलिए साथ में आपको टेक और नॉन टेक दोनों लेके चलना होगा। तो CBT 1 मैं बता दूंगा कैसे करना है। बाकी CBT 2 के लिए आपको MCQ प्लस और भी बहुत सारे जो भी चीज़ें हैं प्लानिंग है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। तो बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर लीजिएगा जितना जल्द हो सके। और एक चीज़ और है कि बहुत सारे वीडियो ऐसे भी होंगे कि इस जोन में काफ़ी डेंजर जोन है, यहाँ पे इतने फॉर्म अप्लाई, तो ये सब चक्कर मत पड़िएगा, ये सब ज़्यादातर डाटा फेक ही होता है, क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए तो बनाएंगे ही अपना। तो इन सारी चीज़ों मत आप मतलब जितना कम वीडियो देखिए, बस आपने देख लिया कि हाँ ये पोस्ट है, इसमें ये काम है, ये जोन है, इसमें मेरी कैटेगरी की इतनी सीट है, बस उसके बाद ज़्यादा आपको स्कोर पे काम करना है, मतलब CBT 1 में कितना स्कोर करना है, इन सारी चीज़ों पे रिसर्च मारना है। ऐसा नहीं कि वो फलाना कुछ और बताइए, ये सब देखोगे तो उलझे ही रह जाओगे। तो ज़्यादा आपको ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वीडियो तो बहुत बन रहे हैं, आप देख ही रहे हो, सबको व्यूज़ चाहिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं। अब किसी तरीके उनका सिलेक्शन हो गया, हालांकि पता थोड़ी ना होता है कि किसका होगा नहीं होगा, लेकिन हो जाता है तो लोग ध्यान देना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहिएगा आप लोग। चलिए यही छोटा सा सेशन था,